जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश इज फाइन में। आज हम कक्षा 7 की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी को भरने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके बुक भरना स्टार्ट करें। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? ए प्रेम, बी द्रोह, सी कृतज्ञता या डी क्रोध। तो अपना राइट आंसर होगा ए यानी प्रेम। आगे प्रश्न क्रमांक 2 है, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं ए रस, बी छंद, सी अलंकार या डी संधि। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा सी यानी कि अलंकार। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? उत्तर में लिखेंगे, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार हमें जीवों के प्रति सरल सत्य व्यवहार सेवा करनी चाहिए। आगे प्रश्न क्रमांक 4 है, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें पूछ रहा है आपको कौन सा अलंकार है। तो उत्तर में लिखेंगे, उक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। आगे प्रश्न क्रमांक 5 है, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है? तो उत्तर में लिखेंगे, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि उस जीवन में अच्छे निंदाय परोपकार कार्य करना चाहता है। आगे प्रश्न क्रमांक 6 है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? उत्तर में लिखेंगे, मेरी भावना कविता में कवि दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर होना चाहता है। आगे लघुत्तरी प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 7 है, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, मेरी भावना पाठ से हम एक दृढ़ निश्चय नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं जिसका हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आगे प्रश्न क्रमांक 8 है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, इस संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रहना चाहिए। इस पंक्ति के द्वारा कवि यही कहना चाहता है। आगे प्रश्न क्रमांक 9 है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं सब लोगों के प्रति सरलता और सत्यता का व्यवहार करूं और परोपकार करूं। आगे प्रश्न क्रमांक 10 है, मेरी भावना कविता में कवि किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? उत्तर में लिखेंगे, मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जन क्रूर जनों पर साम्य भाव रखने की बात कही है। आगे प्रश्न क्रमांक 11 है, मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखना है आपको, मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कवि प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। अगला प्रश्न है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में आपको एक कहानी लिखनी है। एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था। चरवाहा बैठे बैठे आसमान देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए बात किया करता था। यह सब एक जलपरी देख रही होती है। जलपरी उस चरवाहे की यह कोमल स्वभाव पर मोहित हो जाती है। वह जलपरी उस चरवाहे से अपने मन की बात करती है। चरवाहे ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। तब जलपरी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी, किसी और को दिखाई नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी हर कोई इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन यह बात
किसी और को। इसका उत्तर आगे देखिए अगले पेज में। इसमें देखिए यहाँ तक अपना उत्तर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आगे लिखना है किसी और को नहीं बता सकते तुम। चरवाहे ने तुरंत जलपरी के साथ शादी कर ली। चरवाहा बहुत खुश था। यहाँ पे ये खुश लिखना है, खुश था। उसकी हर कोई इच्छा पूरी होने लगी। लेकिन एक दिन चरवाहा अपनी पत्नी के साथ घर से यानी घर में लड़ाई करता है और कहता है कि मैं दूसरी शादी कर ली है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहते ही जलपरी चली गई। चरवाहा अब दुखी हो गया। तो ये अपना पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है और इसमें पार्ट 2 दादी की घड़ी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया। वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। ए निपात, बी तत्सम, सी तद्भव या डी देशज। तो अपना राइट आंसर होगा ए यानी निपात। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है, तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने दी? ए भैया ने, बी पापा ने, सी मम्मी ने या डी दादी ने। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा डी यानी दादी ने। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 3 है, आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप। वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। उत्तर में लिखना है, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 4 है, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? उत्तर में लिखेंगे, दीपू अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी। वह सोचता था कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। आगे प्रश्न क्रमांक 5 है, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? उत्तर में लिखेंगे, उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते हैं कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 6 है, सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे? उत्तर में लिखेंगे, सभी लोग दीपू को इसलिए डांट रहे थे क्योंकि घड़ी टूट गई थी। आगे प्रश्न क्रमांक 7 है। ये अपना प्रश्न क्रमांक 7 है, दम साधना। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ से, दम साधना इसका अर्थ है चुप होना। वाक्य में प्रयोग है, घड़ी के टूट जाने के बाद भैया की डांट से दीपू दम साध गया। आगे प्रश्न क्रमांक 8 है, घड़ी कैसे टूट गई थी? उत्तर में लिखेंगे, सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहल कदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी में जोर से किक मार दी थी। घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। आगे प्रश्न क्रमांक 9 है, दीपू दीदी और भैया के कौन कौन से कार्य करता था? कोई 2 कार्य लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, 2 कार्य निम्न हैं, यानी नंबर 1, दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियां पहुंचाना। नंबर 2, भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता देना। आगे प्रश्न क्रमांक 10 है, लाडला होने के बावजूद दीपू खुश क्यों नहीं था? उत्तर में लिखेंगे, दीपू इसलिए खुश नहीं था क्योंकि दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी। हर तरह की बेघर ढोनी पड़ती थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते थे। आगे प्रश्न क्रमांक 11 है, दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा है और उसके बारे में दीपू को क्या बताया? उत्तर में लिखेंगे,
दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, भला तकिया भी नहीं बोलता है, असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। अगला प्रश्न क्रमांक 12 है, दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, दादी की घड़ी पाठ का सारांश है कि जब हम ज़रूरी किसी कार्य के लिए सुबह जल्दी उठना होता है तो हमारी आँख स्वतः ही नियत समय पर खुल जाती है। हम किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती है। पार्ट 3, मेरी वसीयत। बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। ए, धार्मिक भावना, बी, पुराने रीति रिवाज, सी, प्रेम, या डी, मुक्ति की भावना। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा बी, यानी पुराने रीति रिवाज। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग बताना है। इसमें नाकामयाबी में कौन सा उपसर्ग है? ए ना, बी काम, सी या डी वी। तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द से पहले आता है, यानी इसमें पहले क्या आ रहा है? ना, तो इसमें अपना उपसर्ग होगा ना। आगे आते लघुत्तरी प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 3 है, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है? उत्तर में लिखना है, मेरी वसीयत पाठ में नेहरू जी की देश प्रेम और एकता की भावना झलकती है। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 4 है, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। उत्तर में लिखना है आपको, ना प्लस समझ बराबर बनेगा ना समझ, ना प्लस लायक बराबर बनेगा नालायक। अगला प्रश्न क्रमांक 5 है, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है? पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर में लिखेंगे, पाठ के आधार पर प्रेम के बदले में कुछ भी देना संभव यानी मुमकिन नहीं है। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 6 है, बी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। उत्तर में लिखेंगे, वी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान, बी प्लस जय बराबर विजय। आगे लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 7 है, नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? उत्तर में लिखेंगे, नेहरू जी मरने के बाद, यहाँ पर ये अशुद्ध है, मरने के बाद लिखना है इसे, मरने के बाद कोई भी धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे क्योंकि रस्म समझकर उसमें बंध जाना वह एक धोखा मानते थे। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 8 है, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर में लिखेंगे, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जीतोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, अपने ज़िले की किसी भी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, मेरे ज़िले की नदी का नाम बैनगंगा है, यानी अपने ज़िले की नदी का नाम लिख सकते हो यहाँ पे। नंबर 2, बैनगंगा नदी पूर्व से पश्चिम बहती है। नंबर 3, इस नदी में बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते देखा है। नंबर 2, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। नंबर 3, गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। अगला प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? उत्तर में लिखेंगे, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया है क्योंकि वह चाहते हैं कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि यह रस्में हमारे देश भारत को आगे बढ़ने से रोकती हैं।
ये अपना लास्ट प्रश्न क्रमांक 12 है। किन्हीं दो महापुरुषों के चित्र चिपका कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, जैसे गांधी के बारे में लिखा है, गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। नंबर 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। नंबर 3, इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। नंबर 4, इनके पिताजी करमचंद गांधी एक दीवान थे। नंबर 5, इनकी माताजी पुतलीबाई का धर्म के प्रति काफ़ी झुकाव था। ये अपना पाठ कंप्लीट हो चुका है। पाठ 4 है, इसका नाम है 2 कविताएं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है, दिन दिन दा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। ए उपमा, बी अनुप्रास, सी श्लेष या डी रूपक। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा बी यानी अनुप्रास। प्रश्न क्रमांक 2 है, फूल कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। ए अंबर को, बी कंदुक को, सी कदम्ब को या डी बादल को। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा सी यानी कदम्ब को। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में ये अपना प्रश्न क्रमांक 3 है, दादर का कंठ खुला से क्या आशय है। उत्तर में लिखेंगे, वर्षा के आगमन पर कठ मेंढक जो अपने से आवाज़ निकालते हैं उस ध्वनि को यहाँ कहा गया है दादर का कंठ खुला। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 4 है, मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। उत्तर में लिखेंगे, मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न क्रमांक 5 है, वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नृत्य करने के लिए जाना जाता है। उत्तर में लिखेंगे, वर्षा ऋतु में मोर नृत्य करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 6, दामिनी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, दामिनी के पर्यायवाची शब्द हैं विद्युत और बिजली। आगे लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 7 है, दोनों कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। उत्तर में लिखना है, जैसे खुला, दुला, चंदन, बंधन, चमक, धमक, रीता, बीता, बरस, तरस। आगे प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, वर्षा के मौसम में जब मिट्टी गीली हो जाती है तो उसे मिट्टी से खुशबू आने लगती है, तब वह गीली मिट्टी हरिचंदन के समान लगती है। अगला प्रश्न क्रमांक 9 है, बादल गुस्से में क्या लग रहा है। उत्तर में लिखेंगे, बादल में गरजने और बिजली के चमकने की ध्वनि से बादल गुस्से में लग रहा है। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 10 है, टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम्ब पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, कदम्ब के पेड़ में जब गेंद के समान फूल आते हैं तो वे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो कदम्ब के पेड़ पर कंदुक यानी गेंदें झूल रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 11 है, मेघ बजे कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ एवं उनकी ध्वनि का मार्मिक चित्रण किया है। दिन दिन धा और धमक। आगे देखिए, आगे उत्तर है, आगे इसका उत्तर, धमक के साथ बादल गर्जना करने लगे, बादलों में बिजली चमकली, बादलों की गर्जना हुई, मेंढक ने बोलना शुरू कर दिया। ये अपना लास्ट प्रश्न क्रमांक 12 है, वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखिए, यानी 10 सेंटेंस लिखने हैं आपको। तो नंबर 1 लिखेंगे उत्तर में, वर्षा ऋतु सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है। नंबर 2, वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी भी कहा जाता है। नंबर 3, वर्षा ऋतु जुलाई माह से शुरू होती है। नंबर 4, मानसून के कारण वर्षा ऋतु में काफ़ी अधिक वर्षा होती है। नंबर 5, वर्षा ऋतु में आसमान साफ व नीले रंग का दिखाई देता है। नंबर 6 अपना, वर्षा ऋतु में मौसम काफ़ी सुहावना रहता है।
आगे नंबर 7 है इसका, वर्षा ऋतु में अब सभी जगह हरियाली होती है। नंबर 8 है, वर्षा ऋतु में पानी की कमी पूरी हो जाती है। नंबर 9, वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा होने से मच्छर पैदा हो जाते हैं। नंबर 10, वर्षा ऋतु में बहुत सी बीमारियां होती हैं। ये अपना जो पार्ट 4 था वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 5, मध्य प्रदेश का वैभव। बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है अपना, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए बालाघाट, बी भोपाल, सी पन्ना या डी मंडला। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा डी यानी कि मंडला। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है, अंक शब्द का एक अर्थ है संख्या, दूसरा अर्थ है ए कीचड़, बी देखना, सी गोद या डी पानी। तो इसका अपना राइट आंसर होगा सी यानी कि गोद। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? उत्तर में लिखेंगे मोक्षदायिनी नदी नर्मदा को कहा गया है। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है, पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है? उत्तर में लिखेंगे पाठ में झीलों की नगरी भोपाल शहर को कहा गया है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है, वाक्य में से क्रिया शब्दों को छांट कर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे खेलना और पढ़ना। यहाँ पर ये पढ़ना में ऐसा बनाना है आपको पढ़ना। अगला प्रश्न क्रमांक 6, अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर में लिखेंगे अवंतिका नगर को वर्तमान में उज्जैन नाम से जाना जाता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 7 है, बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर में लिखेंगे राई, सेरों, बंधवा और बुंदेली। आगे प्रश्न क्रमांक 8 है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी हैं? उत्तर में लिखना है मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली, निमाड़ी और मालवी मुख्य बोलियां बोली जाती हैं। आगे देखिए ये अपना प्रश्न क्रमांक 9 है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? उत्तर में लिखेंगे चीतल, सांभर, बारहसिंगा, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, भेड़िया आदि। ये अपना प्रश्न क्रमांक 10 है, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे ग्वालियर अपनी प्राचीन काल के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा की जन्म स्थल है। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 11 है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके जिलों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यानी उमरिया में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। आगे देखिए आगे है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला, वन विहार भोपाल। आगे ये अपना प्रश्न क्रमांक 12 है, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ भारत के अन्य सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले पारंपरिक तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। अतः सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश को लघु भारत कहा जाता है। ये जो अपना पार्ट 5 था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, जिससे क्या होगा कि सभी अच्छे से अपनी बुक भर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।